हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। वेरी बोरिंग टॉपिक। अगर हम जनरल परसेप्शन अगर हम देखें स्टूडेंट्स की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या टीचर्स भी इस टॉपिक को बहुत सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ थ्योरी ओरिएंटेड टॉपिक। इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स, बड़ा डीप कॉन्सेप्ट, ऐसी चीजें जनरली सोचा जाता है कि नहीं है। ठीक है, बट फिर भी इट इज अ रिलेटिवली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इतना भी बोरिंग टॉपिक नहीं है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सरफेस केमिस्ट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में कोई रोल है या नहीं है। अब रोल ऑब्वियसली आपको ये सारी इमेजेस देख के कुछ तो लग रहा होगा कि जब इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें यहां पर आइसक्रीम आपको दिख रही है तो इसका सरफेस केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है। ठीक है, बट फूड इंडस्ट्री में जो हम चीजें कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो भी फूड आइटम्स हैं, वो पूरा जो प्रोसेस है उनको बनाने का, मेंटेन करने का, टेक्सचर एंड ऑल, दैट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री हमें लगता है कि सबसे बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, पर हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी ज्यादा एप्लीकेशन सरफेस केमिस्ट्री की है, ठीक है, जनरली स्पीकिंग, उतनी बाकी टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं उनकी उतनी ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो वो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिनोमिना, देखेंगे उसको। फिर नेक्स्ट ये आ गया ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन में भी सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक ल्यूब्रिकेंट की लेयर बन जाती है। अब वो ल्यूब्रिकेंट कैसे डिफरेंट पार्ट्स के बीच की फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, वियर एंड टियर को कम करता है, इंजन की या मूविंग पार्ट्स की लाइफ इंप्रूव करता है, दैट इज ऑल अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, फिर यहां पर इस इमेज में अगर हम देखें, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द विंड स्क्रीन, ठीक है, किसी बस की ये फ्रंट स्क्रीन है, लेफ्ट पार्ट इज ट्रीटेड विद सम केमिकल, राइट पार्ट इज नॉट ट्रीटेड और इट्स रेनिंग। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो विजन है बहुत क्लियर नहीं है कि पानी जो है वो शीशे पे, मतलब इट इज एक्चुअली स्टिकिंग टू द सर्फेस, ठीक है, फ्लोइंग डाउन, जबकि लेफ्ट में द वाटर इज नॉट स्टिकिंग टू द सर्फेस। ओके, तो ये जो सरफेस ट्रीटमेंट है, इट इज बेसिकली फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि क्या आपने केमिकल अप्लाई किया, वो कैसे इस तरह के चेंजेस ला रहा है, दैट इज ऑल अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। फिर पानी का गिलास अगर आप हल्का सा टिल्ट करें तो पानी डायरेक्टली सीधा नीचे नहीं गिरता। ठीक है, इस तरह नहीं गिरता, वो उसके सरफेस के साथ साथ फ्लो करने लगता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ हद तक आप इसको सरफेस टेंशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो। तो सरफेस टेंशन भी सरफेस केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर अगर हम रोड्स की बात करें कि रोड्स जो बनते हैं वो सरफेस केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। फिर दिस इज द ब्राउन शुगर, नॉट द ड्रग, बट जो शुगर रिफाइन करने से पहले होती है, अनरिफाइंड शुगर। ठीक है, रिफाइन करने के बाद वो क्या हो जाती है, कलरलेस, व्हाइट। ओके, तो ये जो है रिमूविंग द कलर फ्रॉम दिस अनरिफाइंड शुगर इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। फिर ये जो रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग में भी जो रस्ट बनता है, दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई प्रोसेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाला प्रोसेस सरफेस फिनोमिना है। जो आप दवाइयां ले रहे हो, ड्रग्स या मेडिसिन कैसे काम करती हैं, आपकी बॉडी में जो कुछ भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो डैमेज कर रहे हैं सिस्टम को, वो उन मेडिसिन के सरफेस पे या उस ड्रग के सरफेस पे आके डीएक्टिवेट हो जाते हैं, या यू कैन से किल हो जाते हैं। ठीक है, द वायरस और जर्म्स, तो वो भी सरफेस फिनोमेना है। तो मेडिसिन बनाना सरफेस फिनोमेना है। तो देयर इज टू मच ऑफ सरफेस केमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, नाउ आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अगर हम सरफेस फिनोमेना को पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सरफेस होता क्या है। सरफेस जस्ट ये नहीं है कि यहां जो टॉप वाला पॉइंट है दैट इज सरफेस। सरफेस इज अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक। ओके, नॉट जस्ट कि टॉप लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही हम सरफेस बोलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की लेयर, जैसे मान लो कि टॉप की 3-4 लेयर्स आपने बोल दिया, तो वो 3-4 लेयर सरफेस का ही पार्ट होती हैं।
ठीक है, दैट इज अवर सरफेस. तो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस. जैसे कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इंटरफेस आएगा, लिक्विड और गैस के बीच में एक इंटरफेस आएगा, दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड के बीच में भी इंटरफेस आता है. ओके, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, ठीक है, वहां पोटेंशियल जनरेट होता है. दो डिफरेंट वैरायटी के सॉलिड्स होंगे, उनके इंटरफेस पे भी मतलब एक इंटरफेस क्रिएट होगा जहां पर वो सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर द जनरल इंटरफेस, सॉलिड और लिक्विड के बीच का या लिक्विड और गैस के बीच का. अब गैस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता, बिकॉज गैसेस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं. ओके, तो सॉलिड के बीच में इंटरफेस हो सकता है, लिक्विड के बीच में हो सकता है, पर गैस के बीच में देयर इज नो इंटरफेस. ओके, दिस मच इज क्लियर. अब नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल दैट आर सिचुएटेड एट द इंटरफेसेस आर नोन टू बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन द बल्क. तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, एक जो बल्क में प्रेजेंट है और एक जो इंटरफेस या सरफेस पे प्रेजेंट है. ठीक है, देखो, तो सबसे पहले नोट इट डाउन. ओके, तो अगर ये हम डायग्राम देखें तो ये जो डॉटेड वाला पार्ट है, दिस इज द लिक्विड फेज, ये आपका सरफेस वाला पार्ट है और इसके ऊपर है एयर. तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो अंदर होते हैं लिक्विड में उनको बोलते हैं कि बल्क फेज में है वो. ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है नीचे वाला, दिस इज इन द बल्क फेज, और ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल दिस इज ऑन द सरफेस या इंटरफेस. अब होगा क्या, अब बाकी मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ नहीं किए, पर इसके आसपास नीचे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे. तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके लेफ्ट में है. यस, तो लेफ्ट से उसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही होगी. ठीक है, उसके राइट में भी होंगे तो राइट से भी उसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही होगी, नीचे की तरफ भी होंगे, यहां से अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है, यहां मिल रही है, यहां मिल रही है. ठीक है, तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल को लेफ्ट, राइट और बॉटम से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस वो करता है. ऊपर उसके कोई लेयर नहीं है, तो ऊपर से कोई नहीं आ रहा. ओके, अगर इन सारे वेक्टर्स को आप इनका रिजल्टेंट लो तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा, डाउनवर्ड. ठीक है ना, तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट है इस वाले मॉलिक्यूल पे, ये डाउनवर्ड पुल हो रहा है. अब दूसरा केस देखते हैं, ये जो बल्क में है, बल्क के लेफ्ट में भी कोई होगा, राइट में भी मॉलिक्यूल होंगे, ऊपर भी मॉलिक्यूल हैं, नीचे भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो चारों तरफ से इसके आसपास मॉलिक्यूल्स हैं. तो अगर हम बल्क वाले मॉलिक्यूल को देखें तो ये क्या कर रहा है, इट एक्सपीरियंसेस अ बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही हैं क्योंकि वो आपस में कैंसल आउट हो रही हैं. पर जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस एक्सपीरियंसेस अ नेट इनवर्ड पुल. ठीक है, इसको लग रहा है कि कोई इसको नीचे खींच रहा है, और वो रियल भी है. यस, ठीक है, तो दोनों जो सरफेस और बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो फोर्सेस लग रही हैं, बल्क वाले पे बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं और सरफेस वाले पे होती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिसकी वजह से सरफेस वाले हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं, पुल फील करते हैं, जिसकी वजह से उनमें टेंशन डेवलप होती है. अब इसको ऐसे समझो जैसे कि फिजिक्स में आपने पुल्ली सिस्टम पढ़ा था. ओके, अब मान लेते हैं ये सरफेस का लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल है, ये सरफेस का सबसे राइट वाला, इससे आगे कोई नहीं है. ठीक है, इनके बीच में है बाकी मॉलिक्यूल. अब इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो उसको नीचे से पुल मिल रहा है, इधर से इसको नीचे. ठीक है, और यहां जो बीच में होगा इसको लेफ्ट से, राइट से और डाउनवर्ड. ओके, तो अब अगर इमेजिन करो मैं इनके सरफेस पे एक रोप हम इमेजिन करते हैं, ये रोप है. ठीक है, ये दो पुल्लीज हैं और इस एंड को ऑफ रोप को भी हम नीचे खींच रहे हैं, इस एंड से भी रोप को हम नीचे खींच रहे हैं. तो इस रोप में क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगी ना.
जब दो पुल्लीज के ऊपर रोप पास कर रहे हो और यहां पर भी एक वेट है, यहां पर भी एक वेट है, तो रोप में टेंशन आ जाती है। सेम फिनोमिना यहां पर हो रहा है। यहां पर रोप नहीं है, यहां पर क्या है, सरफेस। पर सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुल या खिंचाव फील कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से द एंटायर सरफेस इज अंडर टेंशन, और उसी टेंशन को आप बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, समझ आ गया। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ही सरफेस टेंशन जनरेट होती है। ओके, क्लियर? तो इतना बात क्लियर है? ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। एंड दिस पार्ट ऑल्सो, इसको लिख सकते हो, द नियरर द मॉलिक्यूल इज टू द सरफेस। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस के जितना नजदीक होगा उतना ही उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज्यादा लगेंगी, ठीक है। तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू एसिमेट्री, दैट इज एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ वी कैन समराइज इट लाइक दिस। तो मॉलिक्यूल पे, मतलब मॉलिक्यूल दो टाइप के होंगे, एक सरफेस वाले मॉलिक्यूल और एक बल्क वाले। तो सरफेस वाले, द एक्सपीरियंसेस unbalanced attractive force resulting in a net inward pull, and this produces the surface tension. Bulk molecule experiences balanced forces from all the direction and are in a state of equilibrium. ठीक है, तो this is how we can summarize the whole thing. Next is the surface tension expresses. अब surface tension आपने already physics में पढ़ा होता है, ठीक है। ये क्या, it's the force per unit length, है ना, it's a normal force perpendicular. So it is the surface tension expresses the force with which the surface molecules attract each other. अगर जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है बहुत स्ट्रांगली नीचे खींचे गए, अब फिर से वो रोप वाला कॉन्सेप्ट आ गया। रोप पे अगर मैं बड़ा सा वेट लगाऊं यहां पे, भारी सा, यहां पे भी ज्यादा भारी, तब टेंशन ज्यादा डेवलप होगी ना। तो जितना ज्यादा भारी वेट यहां पर लगा होगा दोनों एंड्स पे, उतनी ही ज्यादा सरफेस टेंशन जनरेट होगी। तो सिमिलर बात है कि मॉलिक्यूल्स को भी जितना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड पुल लगेगा उतनी ही सरफेस टेंशन आएगी। और डाउनवर्ड पुल क्यों लगता है? क्योंकि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो खींच रहे हैं, तो डाउनवर्ड पुल लगा मॉलिक्यूल्स के बीच की अपनी फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फोर्स से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उतनी ही सरफेस टेंशन होती है। दैट इज वाई वाटर हैज अ वेरी हाई सरफेस टेंशन, बिकॉज वाटर में क्या होता है, एच बॉन्डिंग। अगर वाटर में एच बॉन्डिंग नहीं होती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता। जस्ट इमेजिन, वाटर में अगर एच बॉन्डिंग जैसी फोर्स नहीं होती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता अराउंड -150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर की सरफेस टेंशन बाकी जो लिक्विड्स हैं उनके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, ठीक है। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनदर फिनोमेना, दैट इज एड्सॉर्प्शन, की सरफेस पे जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं इनसे होता क्या है। देखो, एड्सॉर्प्शन, और अब तक हमने वर्ड पढ़ा था जो आपने सुना होगा, वर्ड दैट इज नॉट एब्जॉर्ब, सुना होगा ना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वर्ड क्या होता है, जैसे आप स्पॉन्ज लो, उसको पानी में डालो तो सारा पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब करना अलग होता है, और एक अनदर फिनोमेना है एडजॉर्ब करना, ADSORB, ठीक है। एडजॉर्ब क्या होता है, एडजॉर्ब में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के पे ही रहते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो, मान लो घूमने जा रहे हो, एंड देयर इज अ वेरी डस्टी वेदर, बहुत धूल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर मेट्रो सिटीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब बड़ा डस्टी वेदर है बाहर, एंड बाय द टाइम यू कम बैक, जब शाम को घर आते हो तो आपके फेस पे पूरा डस्ट होता है, ठीक है, जब मुंह धोते हो तो वो जो डस्ट था वो आपके स्किन पे ही रहा ना। ऐसा तो नहीं था कि स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चला गया और आपको डस्ट का टेस्ट आ रहा हो, नहीं। तो डस्ट सिर्फ सरफेस पे रहा। तो जब कोई चीज सरफेस पे ही रिटेन होती है, एक्यूमुलेट होती है, देन इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो आप ये नहीं बोलोगे कि डस्ट हमारे फेस पे एब्जॉर्ब हुई है, ये एडजॉर्ब हुई है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का मतलब अंदर तक वो चीज
पेनिट्रेट कर जाए. ओके, तो द एक्यूमुलेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर और द मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. ठीक है, तो सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेट करने को बोलते हैं एडजॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल, अभी एडजॉर्प्शन क्यों हुई? देखो, अब यहां पर जो एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेयर एक की लेयर. देखो, जो बीच वाला मॉलिक्यूल है ना, इसको अगर हम लें, इसका केस, तो इसको लेफ्ट में भी मॉलिक्यूल खींच रहा है, राइट में भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इधर भी है, इधर भी है. ठीक है, तो चारों तरफ से इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं. पर जो सरफेस वाला होगा उसको क्या लग रही है? अनबैलेंस. इसके ऊपर कोई नहीं है, तो फोर्सेस को बैलेंस करना ये भी चाहता है. तो डाउनवर्ड तो है, ऊपर से कोई नहीं है, तो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जो एब्सेंस है, तो ये किसी को अट्रैक्ट करना चाहेगा कि इसके ऊपर भी एक और लेयर बने, क्योंकि इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी तो इसकी फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो ये स्टेबल होगा. ठीक है, तो जितनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं उतना ही सिस्टम अनस्टेबल होता जाता है. तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये ट्राई करेगा कि हमें आसपास कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, चाहेगा उसको अट्रैक्ट करके सरफेस के ऊपर एक और लेयर बनाई जाए. तो मान लो ये एक लेयर आके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन. तो ये सिर्फ सरफेस पे रहा, बल्क में नहीं एंटर किया. ठीक है, तो ये है. तो जो एड्सॉर्ब कर रहा है, मतलब जिसका सरफेस है उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट. और जो एड्सॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट. ठीक है, जस्ट लाइक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है ना, पर वो बल्क वाला फिनोमेना है, ये सरफेस है, तो एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. अब एड्सॉर्प्शन ज्यादा कब होती है? जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो. सो सरफेस एरिया आप कैसे बढ़ा सकते हो? चीजों को छोटे छोटे पीसेस में वो कट कर दो. ठीक है, तो अगर आप पाउडर फॉर्म में लोगे किसी को भी, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा. सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन करने की टेंडेंसी भी अच्छी होगी. तो सॉलिड्स पर्टिकुलरली अगर फाइनली डिवाइडेड स्टेट में है, पाउडर फॉर्म में है, देन दे एक्ट एज गुड एड्सॉर्बेंट्स. फॉर एग्जांपल, सिलिका जेल एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है, चारकोल है, क्ले है, कोलॉइड्स हैं. These are all good adsorbents. ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में दे हैव अ ग्रेटर सरफेस एरिया. ठीक है, डन. नाउ नोट इट डाउन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो क्लियर है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस on surface particles या molecules या atoms. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके लिए है, जस्ट सोचना इसके ऊपर. Why do liquid form a spherical drop? तो आप बोलोगे सरफेस टेंशन की वजह से. ठीक है, जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ही स्फेरिकल ड्रॉप बनाने की उसकी टेंडेंसी होगी. तो रीजन तो ये आ गया. पर स्फेरिकल बनने से फायदा क्या होता है उसको? अगर वाटर ड्रॉप जो है अगर वो स्फेरिकल नहीं बनता तो उसको क्या नुकसान था? ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि सरफेस टेंशन क्यों उसको स्फेरिकल बना रही है, उसको क्या मिलता क्या है उसको. ठीक है, एंड मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो. ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. क्योंकि कोई भी फिनोमेना अगर हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो डेल्टा जी है दैट मस्ट बी नेगेटिव. ओके, अब क्योंकि एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना वो ऊपर वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अट्रैक्ट करके ला रहे हैं, तो इनके बीच में अब जो नई लेयर आई, इस लेयर, ये ग्रीन लेयर और व्हाइट लेयर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, है ना, तो हल्की फुल्की थोड़ी बॉन्डिंग होगी. अब वो बॉन्ड वीक बनता है स्ट्रांग बनता है वो अलग बात है, पर पॉइंट है कि बॉन्ड तो बनेगा ना, थोड़ा बहुत बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो बिकॉज देर इज सम बॉन्डिंग बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट, इसीलिए बॉन्डिंग में क्या होता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है. तो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन
रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस का जो सरफेस एनर्जी थी, ठीक है, सरफेस फ्री एनर्जी वो कम होती है, तो देयर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी जो हीट की फॉर्म में निकलती है। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव इन एड्सॉर्प्शन, हमेशा, ठीक है, एड्सॉर्प्शन होगी तो हीट एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। अब डेल्टा एस की बात करें तो ये हमारा सरफेस था, ये गैस के मॉलिक्यूल बेचारे आराम से घूम रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ, घूमते घूमते रैंडमली यहां पे कोलाइड किया और यहीं पे चिपक गए, ठीक है, ये आ रहा था घूमता घूमता यहां पे कोलाइड किया, यहीं चिपक गया। तो जो एड्सॉर्प्शन हुई उससे ये जो गैस पार्टिकल्स है ये सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए, तो उनकी जो रैंडमनेस है, उनका जो डिसऑर्डर था, मूव करने की टेंडेंसी वो कम हो रही है ना, तो डिसऑर्डर कम हो रहा है, तो डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। ओके, अब अप्लाई करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी, तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, और माइनस टी डेल्टा एस वाला पूरा फैक्टर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब तक डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस, ठीक है, तब तक क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। जब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तब डेल्टा जी हो जाएगा 0, ठीक है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है, धीरे 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 वो कम होती जाती है। ओके, तो इन द स्टार्ट डेल्टा एच इज नेगेटिव विद अ हाई वैल्यू, ठीक है, बट इट डिक्रीजेज विद टाइम। तो डेल्टा एच मान लो -200 था, तो थोड़ी देर बाद -180 रह जाएगा, -150 रह जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, पर टाइम के साथ धीरे धीरे वो कम होती जाती है। क्लियर? पर द अदर फैक्ट इज कि जो डेल्टा एस है वो फिक्स है, वो नेगेटिव ही था, तो जैसे जैसे डेल्टा एच की वैल्यू कम हो रही है, एक पॉइंट पे वो टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा, उस टाइम इक्विलिब्रियम आ गया, तो उसके बाद फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होती। तो स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन इज वेरी फास्ट एंड देन इट स्लोज डाउन, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन इज फास्ट इन द बिगिनिंग and then it slows down before finally reaching equilibrium. Before finally reaching equilibrium, क्योंकि जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा then it will be at equilibrium, ठीक है। अब सेकेंडली, अगर टेम्परेचर कम रहा, मान लो कि टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा रही, हाई टेम्परेचर था, तो टी डेल्टा एस तो वैसे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एड्सॉर्प्शन ज्यादा फेवरेबल कब है, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे नहीं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों इकट्ठी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ पीस ऑफ चॉक, ठीक है, और आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार करो, उसमें थोड़ी सी इंक डाल दो, ठीक है। मान लो ये ब्लू कलर का आपने सॉल्यूशन तैयार किया पानी में इंक डाल के। नाउ डिप दिस चॉक इन दिस ब्लू सॉल्यूशन, इसमें डिप किया तो क्या होगा, अब आप चॉक को देखोगे, चॉक के सरफेस पे क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अब चॉक को तोड़ के देखो, तोड़ोगे, जो ब्लू कलर होगा ना वो सिर्फ सरफेस पे होगा, अंदर से ब्लू नहीं होगी चॉक, पर अंदर से वेट होगी ना, गीली होगी, तो मतलब पानी अंदर तक चला गया, पर जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे, जो पिगमेंट्स थे, वो सरफेस पे ही हैं। तो वो सरफेस पे हैं, तो मतलब उनकी एड्सॉर्प्शन हुई, पर पानी क्योंकि अंदर तक चला गया तो पानी की एब्सॉर्प्शन हुई। तो दोनों फिनोमेना हो रहे हैं। तो जब एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साइड बाय साइड होते हैं, तब हम जनरल टर्म यूज करते हैं कि सॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर एड्सॉर्प्शन, सिर्फ सरफेस पे रिटेन हुए, एब्सॉर्प्शन बल्क में आते हैं,
सॉर्प्शन में दोनों होते हैं, सरफेस पे भी और बल्क पे भी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो एड्सॉर्प्शन क्या है? इट्स फास्ट इन द स्टार्ट एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। इट्स अ सरफेस फिनोमिना। इट इन्वॉल्व्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड एट द सरफेस, क्योंकि वो चीजें सरफेस पे आके डिपॉजिट हो रही हैं तो सरफेस पे उनकी कंसंट्रेशन हायर रहती है। जबकि एब्जॉर्प्शन देखें, ये यूनिफॉर्म रेट पे होता है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में फास्ट होगा फिर स्लो होगा। इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। नाउ इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बल्क में रहता है। एंड इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो मैटर है वो पूरी बॉडी में या बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नाउ राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज कुछ एग्जांपल। ठीक है, उससे पहले देखो, अब जो चीज एडसॉर्ब हो चुकी है, मान लो अगर मैं इसको हीट करूं, ये जो सैंपल था मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो ये जो सरफेस और ये जो एडसॉर्ब हुआ इनके बीच में जो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हुई थी, वो हीट करने से क्या होगा, ये बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस एडसॉर्ब हो रखी है और सॉलिड को हीट करो तो वो गैस बाहर निकल जाती है। तो जब एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस रिमूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट्स एडसॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब जैसे वाटर वेपर्स की बात करें, वाटर वेपर को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के एनवायरनमेंट में रखें तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करेगा, जबकि वाटर वेपर को सिलिका जेल एडसॉर्ब करता है। तो दोनों ही डीह्यूमिडिफाइंग एजेंट्स हैं, मतलब ये मॉइस्चर रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करके रिमूव करता है मॉइस्चर और सिलिका जेल एडसॉर्ब करता है। फिर सेम चीज इंक को अगर हम चौक के साथ लाइन कांटेक्ट, मतलब चौक को इंक में डिप करें तो क्या होता है, वाटर अंदर तक जाएगा तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड और जो है इंक इज, वो सिर्फ सरफेस पे रहती है, एडसॉर्ब्ड। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। तो देखो दो टाइप के एडसॉर्प्शन होते हैं, वन इज फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन, अदर इज केमिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। ठीक है, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है इसमें बड़ी वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो जो सरफेस है वो जो मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करेगा वो वीक फोर्सेस की वजह से करेगा, उसमें कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं काम करती। तो वीक वॉन डर वाल फोर्सेस की वजह से जो एड्सॉर्प्शन होती है दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। पर जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती हैं वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, दिस इज द सरफेस, ये मॉलिक्यूल ऊपर से आया और यहां पर जब ये आया तो उसने सरफेस के साथ बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्ट करती हैं और केमिकल बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, तब हम बोलते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन हुई है या कोई सब्सटेंस केमिसॉर्ब हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, जनरली यहां पे जो व्हाइट वाली लेयर है दिस इज द एड्सॉर्बेंट और ये ऊपर एड्सॉर्बेट है। अब देखो जब केमिकल बॉन्ड बनता है दो चीजों के बीच में, वो दोनों आमने सामने होंगे तभी बनेगा ना। तो व्हाइट और ग्रीन के बीच में केमिकल एड्सॉर्प्शन कब हो सकती है, जब दोनों आमने सामने हो। तो जो फर्स्ट लेयर है, ओनली द फर्स्ट लेयर कैन बी केमिसॉर्ब्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं, तब इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन सकता है। अभी जो सेकेंड लेयर है इसके और इस व्हाइट लेयर के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इनके बीच में केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकती। ओके, अब सेकेंडली मैंने लिखा ओनली फर्स्ट लेयर कैन बी केमिसॉर्ब्ड। ऐसा नहीं जरूरी कि फर्स्ट लेयर केमिसॉर्ब्ड ही होती है। पॉइंट यह कि अगर केमिसॉर्प्शन होगी तो वो फर्स्ट लेयर के साथ ही होती है।
या हो सकता है केमिसॉर्प्शन हो ही ना, तो फर्स्ट भी फिजिसॉर्प्शन से और अगली भी। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है इट कैन बी अ मल्टी लेयर फिनोमिना, ठीक है। तो आप चाहे सेकेंड लेयर लो, थर्ड लेयर लो, ठीक है, दीज आर फिजिसॉर्ब्ड, क्योंकि वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस डिस्टेंस से भी ऑपरेट करती हैं। वो वीक हो सकती हैं बट स्टिल इस वाइट लेयर और इस लेयर के बीच में भी अट्रैक्शन होगी, और इस लेयर के बीच में भी अट्रैक्शन होगी, थोड़ी वीक होगी, इसके ऊपर भी और लेयर होगी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टीपल लेयर्स बन सकती हैं, पर केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ एक ही लेयर बनती है, ठीक है। तो उसके ऊपर की जो फिर लेयर्स बनी होंगी वो सारी फिजिकल एड्सॉर्प्शन वाली होंगी, ठीक है। इतना क्लियर है? तो नोट इट डाउन, इसको प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे रिसेंटली जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें और भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इन दो प्रोसेस के बारे में। देखो, तो कर्व नंबर 1 ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है और कर्व नंबर 2 केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्योंकि वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस की वजह से होती है, तो डिस्टेंस के साथ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो देखो, जब दो पार्टिकल या एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो उनके बीच में क्या होगी, सिर्फ वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ही एक्ट कर सकती है। तो उस टाइम उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्लोज टू जीरो है, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। अब धीरे धीरे पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं या दोनों सरफेस आपस में क्लोज आ रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन आएगी, पर वीक अट्रैक्शन है तो एनर्जी धीरे 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 कम होती जा रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो जब आ जाएंगे, इस डिस्टेंस तक जब वो आते हैं, तब उनके बीच में जो वॉन्डरवॉल फोर्स है वो मैक्सिमम पे है, उससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इससे ज्यादा अगर क्लोज आए तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपल्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट तक, यहां तक क्या है, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही हैं, रिपल्शन कम थी। इस पॉइंट के बाद वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन चल रही है, बढ़ती जाएगी, दैट्स ऑल। अब अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना है, और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो केमिसॉर्प्शन का जो ग्राफ है वो जीरो के पास से स्टार्ट नहीं होता, वो बड़े हाई लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए कुछ बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो इसका ऑलरेडी प्रोफाइल जो एनर्जी है वो हाई से स्टार्ट हुई। और केमिकल बॉन्ड कब बनता है? जब दो स्पीशीज काफी क्लोज होते हैं, तो केमिसॉर्प्शन काफी कम डिस्टेंस पे ऑपरेट करती है। तो यहां से एनर्जी का ग्राफ आया, ये नजदीक आ रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और केमिकल बॉन्ड क्योंकि काफी स्ट्रांग होता है वॉन्डरवॉल फोर्स से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी नीचे तक गई। तो दिस इज द डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन फॉर केमिसॉर्प्शन, ठीक है, काफी देखो ज्यादा नेगेटिव है। एंड दिस इज द डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन फॉर फिजिसॉर्प्शन, ठीक है, स्मॉल वैल्यू। तो ये याद रखना कि फिजिसॉर्प्शन का एंथैल्पी छोटी होती है, केमिसॉर्प्शन की ज्यादा होती है, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और केमिसॉर्प्शन काफी स्मॉल डिस्टेंस या काफी क्लोज आने पे ही होती है, क्योंकि तभी जाके दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप है जो भी था वो पॉसिबल हो पाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन को अपने आप होना है, अकेले होना है, बिना किसी हेल्प के, तो स्टार्टिंग में आपको इतनी हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। इतनी हाई एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा है, तो इसलिए केमिसॉर्प्शन होने के चांस काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और तरीका है हमारे पास,
केमिजॉर्प्शन से ना स्टार्ट करते हुए क्यों ना हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन से स्टार्ट करें। तो मॉलिक्यूल जब नजदीक आ रहे हैं तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस की वजह से आ रहे हैं, तो यहां से चलते 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 वो इसी फिजिकल एड्सॉर्प्शन वाले ग्राफ पे चले हुए हैं हम। यहां से आए और यहां पे जब दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से उन्होंने ग्राफ बदल लिया। यहां तक वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की वजह से आ रहे थे, इसके बाद वो केमिकल एड्सॉर्प्शन वाले कर्व पे चला गया प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये प्रोसेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन था, उसके बाद ये केमिकल एड्सॉर्प्शन पे कन्वर्ट हो गया। इसका फायदा क्या हुआ, आपको यहां से नहीं चलना पड़ा। ठीक है, आपको कितना ऊपर जाना पड़ा पॉजिटिव में, सिर्फ इतना डिस्टेंस। तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, उसी में काम हो गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिकल एड्सॉर्प्शन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन की हेल्प से स्टार्ट होता है और लेटर ऑन ये केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ग्राफ क्लियर है। अब सबसे पहले नोट डाउन दिस ग्राफ। अब देखो, तो अब अगर हम यहां इसकी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें, तो कर्व 1 में क्या था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लार्ज डिस्टेंस पे कोई अट्रैक्शन नहीं थी। जैसे डिस्टेंस डिक्रीज किया, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन डेवलप हुई, लीडिंग टू एनर्जी मिनिमम, एनर्जी ड्रॉप हुई, तो आई डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। उसका और नजदीक आए तो मॉलिक्यूलर रेडियस ऑफ द वेपर्स, दोनों स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप किए, जिससे कि रिपल्शन हुई, तो रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ना स्टार्ट हुई। कर्व 2 में क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन एक स्पेसिफिक, देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन सबके साथ नहीं होती कि कोई भी सरफेस पे कोई भी आके केमिकल एड्सॉर्ब हो जाए, नो, क्योंकि बॉन्ड्स किन्हीं पर्टिकुलर केसेस में ही बनते हैं, सभी में नहीं बनते। तो ये स्पेसिफिक केसेस में ही होती है, तो इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक इंटरेक्शंस बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। और क्योंकि स्पेसिफिक इंटरेक्शन है तो इंटरेक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होगी तो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन भी काफी बड़ी वैल्यू आएगी, तो काफी डीप होगा उसका ग्राफ। ठीक है, नेगेटिव में। एंड द टू एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, के दोनों ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से होते हैं। जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन से स्टार्ट होता है प्रोसेस और वो धीरे धीरे केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ राइट इट डाउन। ठीक है, अब इसका जस्ट हम डिफरेंस करेंगे और दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो डिफरेंस के हमारे पास पॉइंट्स है। पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन इट इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वॉन्डरवॉल फोर्सेस, केमिकल एड्सॉर्प्शन कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड। फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जो मर्जी आया आने दो, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस सभी के बीच में लग जाती है। ठीक है, तो चाहे ए गैस आ रही है, बी आ रही है, सी आ रही है, डी, जो मर्जी गैस थी सबके साथ, जो भी लिक्विड था। केमिकल बॉन्ड सबके साथ नहीं बनता, किसी के साथ बनेगा, किसी के साथ नहीं बनेगा। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या था, आए सरफेस पे चिपके, अगर हीट किया नीचे से तो फिर से खिसक गए बाहर, फिर ठंडा कर दिया फिर आके नीचे बैठ गए। ठीक है, तो ये ऐसा ही है कि पानी को गर्म किया तो वेपर बन गए, ठंडा किया तो कंडेंस हो गया। तो ये रिवर्सिबल है, एड्सॉर्प्शन करवा लो फिर डिसॉर्प्शन करवा लो। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन गया तो ये इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इट इज इरिवर्सिबल। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। यस, क्योंकि कोई गैस ज्यादा अच्छे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगी, कोई नहीं। ठीक है, तो जो गैसेस ज्यादा अच्छे से या ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं वही ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब भी होती हैं। तो मतलब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एंड ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन का ऑर्डर एक जैसा आएगा। ठीक है, तो मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड इजीली और रेडिली। केमिकल में भी सेम है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, बिकॉज कुछ के साथ बॉन्डिंग होगी कुछ के साथ नहीं बनेगी। ठीक है, डेल्टा एच फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लो होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में हाई होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर कम चाहिए, क्यों, अगर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल खिसक जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के ग्राफ में हमें कहीं पर भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए थी, कहीं भी नहीं चाहिए। ठीक है, पर केमिकल एड्सॉर्प्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से
थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, क्योंकि अगर हाई नहीं होगा तो वो थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई चाहिए, ओके, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही कॉन्सेप्ट सेकंड में आ गया, 7th पॉइंट पे। 8th में फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पे जितना प्रेशर होगा नीचे की तरफ उतनी जल्दी वो सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर इज फेवरेबल, दोनों में फेवरेबल होता है। देन इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी और फास्ट होगी। फिजिकल में मल्टी लेयर बनता है, पर केमिकल में सिर्फ मोनोलेयर फिनोमिना, ठीक है। तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन, ठीक है। तो तब तक आपका फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसका मैकेनिज्म, जो एनर्जी ग्राफ था, दैट शुड बी परफेक्टली क्लियर, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।